नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आप सभी के लिए जेटेट परीक्षा 2024-25 की तैयारी को लेकर के। तो जो भी शिक्षक बंधु जेटेट परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए देखिए सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात क्या होगी कि देखिए पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको सोचना पड़ता है कि किस पुस्तक को पढ़ें, कहाँ से नोट्स लें और क्या पढ़ें कि कम समय में अच्छा तैयारी करके यहाँ पर रिजल्ट ला सके, क्योंकि जेटेट परीक्षा बार बार आयोजित नहीं होती है और एक बार समय जाने के बाद दोबारा आपको नहीं मिलता है। तो इस कड़ी में हम आपके लिए बता देते हैं जेटेट परीक्षा के लिए अभी जो जैक एग्ज़ाम लेगी, ठीक है। और अभी देखिए जितना भी जैक एग्ज़ाम ले रही है आप सभी ने प्रश्न पत्र को देखा भी होगा, नहीं भी देखा होगा तो आपको मिल जाएगा, देख लीजिएगा। जेसीईआरटी किताब जो जैक सरकारी विद्यालयों में फ्री में पढ़ने के लिए देती है, वहाँ से भर भर के प्रश्न लेकर के आती है और यहाँ पर विद्यार्थी जो होते हैं बहुत ऊंचे स्तर की पढ़ाई की तैयारी करते रह जाते हैं और वो सभी यहाँ पर फ्लॉप करते हैं। और जो यहाँ पर जेसीईआरटी जैक की किताब का हूबहू प्रश्न पढ़ के चले जा रहे हैं उनका यहाँ पर रिजल्ट बहुत ही अच्छा हो रहा है, जिसका प्रमाण भी हमने यहाँ पर अभी जो परीक्षा हुआ उसका सभी को हमने यहाँ पर जो नोट्स मिला हुआ था, नोट्स दिए थे उसको हमने अंडरलाइन करके भी भेज दिया था। लगभग देखिए आपको यहाँ पर 80% 85% प्रश्न जो है आपके जेसीईआरटी जैक की किताब से हूबहू सिंपल प्रश्न भिड़े हुए थे। तो आपका जेटेट में भी आएगा, लेकिन अब आपकी बारी है कि आप क्या डिसाइड करते हैं, ठीक है। यदि आप कहीं से गाइड लेके पढ़ रहे हैं तो गाइड तो देखिए बहुत ही आपको कमज़ोर बना देगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा पढ़िएगा बहुत कम आएगा। आप जेसीईआरटी किताब का अगर आपके पास समय है तो नोट्स बनाइएगा, और यदि नोट्स नहीं बना पाते हैं तो देखिए हम आपके लिए इसी कड़ी पर काम करते हैं। हम आपको सारे नोट्स पीडीएफ और वीडियो यहाँ पर जेसीईआरटी जैक के किताब का हर चैप्टर क्लास 6 से लेकर के 11 तक, अभी 10 तक तो देखिए कंप्लीट है, 11 का बन रहा है, 10 तक से ही आपका ऐसे जेटेट परीक्षा में रहेगा। तो 10 तक का 100% कंप्लीट नोट्स हर चैप्टर से मिलेगा। और अभी हर जिस चैप्टर से आएगा अगर एग्जाम में प्रश्न तो उस चैप्टर से वहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में रहेगा ही रहेगा। तो ये हैंड रिटेन नोट्स है, आपको अब पूरा अंदर से निचोड़ करके बनाया गया है। इसकी प्रामाणिकता भी हो गई है अभी परीक्षा में बहुत हद तक, यानी 85-90% प्रश्न उसी नोट से भिड़े भी थे। तो आप सभी देख भी लिए होंगे। जो शिक्षक अभी तक नहीं जुड़े हैं आप जुड़ जाइएगा, हैंड रिटेन नोट्स लेकर के जरूर पढ़ लीजिएगा। अभी आपको सिर्फ यदि 1 से 5 शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं तो 500 रुपये में आपको यह मिलेगा, और 6 से 8 शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं तो यह आपको 500 रुपये मिलेंगे। और दोनों शिक्षक अगर एक साथ जुड़ देंगे तो उनको सिर्फ 700 रुपये में यहाँ से हम प्रोवाइड करते हैं ये सारे नोट्स, और उसके साथ साथ फ्री क्लासेज भी रहती है, ठीक है। तो क्लासेज भी आपको है, नोट्स भी आपको है, उसमें बात करने की सुविधा भी है, जिससे आप 100% यहाँ से स्कोर करेंगे। चलिए चलते हैं आगे। देखिए हम आपके लिए यहाँ पर एसएसटी जीएस का प्रैक्टिस सेट 52 लेकर के आए हुए हैं, ठीक है। इसके पहले यदि आपने 1 से 51 तक के क्लासेज को नहीं देखा है तो आप सभी अवश्य देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर जो है एसएसटी का जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को बनाया गया है। बाहर का कोई भी प्रश्न इसमें नहीं है, और विभिन्न राज्यों के शिक्षक पात्रता परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों का भी समावेश किया गया है। और जो शिक्षक अब तक नहीं जुड़े हैं हमारे क्लास के साथ तो आप जरूर जुड़ जाइएगा। सिर्फ और सिर्फ 500 रुपये में आपको सारे नोट्स पीडीएफ वीडियो और क्लासेस सभी चीज़ें दी जा रही है। आप जुड़ करके अवश्य तैयारी कीजिएगा, ठीक है। चलिए देखिए पहला प्रश्न है, तीनों सेना का अध्यक्ष होता है, तीनों सेना का अध्यक्ष होता है उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या कोई नहीं। तीनों सेनाओं का अध्यक्ष कौन होता है, ठीक है। देखिए ये प्रश्न आपको जो है जेटेट का आया हुआ भी प्रश्न है, ठीक है। जेटेट में आया हुआ ये प्रश्न है, पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक है। और जेएसएससी में तो ये 11 बार प्रश्न आया। जेएसएससी में जितना भी जेएसएससी हुआ सब में लगभग ये प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि तीनों सेना का अध्यक्ष कौन होता है। प्रश्न ये हो जाएगा इसका राइट आंसर राष्ट्रपति, ठीक है। अब देखिएगा इसी में पूछता है कि तीनों सेनाओं का प्रधान कौन होता है, प्रधान कौन होता है। देखिए यहाँ पर चेंज कर देगा, प्रधान कौन होता है, तो ये तीनों सेनाओं का प्रधान भी कौन होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं, ठीक है। तीनों सेनाओं का नेतृत्व कौन करता है, कभी कभी पूछता है तीनों सेनाओं का नेतृत्व कौन करता है, तो वहाँ भी ऑप्शन आ जाएगा राष्ट्रपति। तो ये तीनों सेना वाला जो है आप देख लीजिएगा, जिसमें ऑप्शन प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति रहेगा तो उसमें टिकिंग किसको करना है, आपको राष्ट्रपति को ही करना है। ये प्रश्न बहुत ही एमवीवीआई है, हो सके कि अवर बार भी आपके एग्जाम में आ जाए, ठीक है। चलिए देखिएगा आपका संविधान के अनुसार राज्यसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं। संविधान के अनुसार राज्यसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं, ठीक है। देखिए 250, 252, 254 या 258, ठीक है। तो संविधान के अनुसार राज्यसभा में अधिकतम जो सदस्य हो सकते हैं उनकी संख्या 250 निर्धारित की गई है, ठीक है। कितनी है, 250
50 निर्धारित की गई है। राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जा सकता है? राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जा सकता है? ठीक है, 14 सदस्य, 12 सदस्य, 13 सदस्य या कोई नहीं। ठीक है, तो राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जा सकता है? तो 12 सदस्य को मनोनीत किया जा सकता है। कितने सदस्य को? 12 सदस्य को मनोनीत किया जा सकता है। प्रश्न आया हुआ है, ये जेटेट का भी प्रश्न है, पूछा गया। देखिए देखिएगा प्रश्न अपना तो यहीं से सारा किताब जेसीईआरटी से मिला के पूछ देता है, और पढ़ते नहीं है लोग, इसके कारण ज़्यादा दिक्कत हो जाता है और कहते हैं कि बाहर का प्रश्न है। नहीं, आप प्रैक्टिस सेट बाजारू कभी भी नहीं बनाइए। आपको पहले बनाना है तो जेसीईआरटी जैक की किताब का जो प्रैक्टिस सेट है उसको बना लीजिए, या किताब को पढ़ लीजिए, या नहीं तो यहाँ से नोट्स लेकर के पढ़ लीजिए। सब कुछ आपको एग्जाम में मिल जाएगा। ठीक है, तो प्रश्न बहुत ही एमबीबीआई है, इसको सभी को देख लीजिएगा। युद्ध में अगला है, वह आधुनिक काल का शासक जो युद्ध के मैदान में वीरगति को प्राप्त हुआ था। कौन सा ऐसा शासक था जो युद्ध के मैदान में ही मारा गया था? हैदर अली, टीपू सुल्तान, लॉर्ड कॉर्नवालिस, या ऑप्शन है मीर जाफर। ठीक है, तो टीपू सुल्तान आंग्ल मैसूर युद्ध में जो है उसकी युद्ध के मैदान में ही वीरगति को प्राप्त हुआ था। ये आधुनिक काल का शासक है जो युद्ध के मैदान में वीरगति को प्राप्त हुआ था। ये बिहार टेट में पूछा गया था, ये बिहार टेट में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। स्वतंत्रता का ब्रिज तथा जैकोबिन क्लब की स्थापना किसने किया था? स्वतंत्रता का ब्रिज या जैकोबिन क्लब का स्थापना किसने किया था? हैदर अली ने, टीपू सुल्तान ने, लॉर्ड कॉर्नवालिस या कोई नहीं। ठीक है, तो टीपू सुल्तान जो था वह यहाँ पर स्वतंत्रता का ब्रिज या जैकोबिन क्लब का स्थापना किया था। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। अंग्रेज और मराठा के बीच कितने युद्ध हुए? अंग्रेज और मराठा के बीच कितने युद्ध हुए आपको बताना है। ठीक है, 1, 2, 3 या 4। ठीक है, तो अंग्रेज और मराठा के बीच कितने युद्ध हुए? तो अंग्रेज और मराठा के बीच यहाँ पर देखिए 3 युद्ध हुए हैं। ठीक है, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। यही आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था। ठीक है, अंग्रेज और मराठा के बीच युद्ध को आंग्ल मराठा युद्ध, जो 1775 ईस्वी से लेके आपको 1818 ईस्वी तक चला था। ठीक है, और इसमें जीत किसकी हुई थी? तो अंग्रेजों की हुई थी। किसकी हुई थी? अंग्रेजों की जीत हुई थी। तो यही 3 आंग्ल मराठा युद्ध आपको चला था। ठीक ना, चलिए अगला देखिएगा। दिल्ली सल्तनत की समाप्ति के बाद किस नए राजवंश का उदय भारत में हुआ? ठीक है, देखिए दिल्ली सल्तनत चल रहा था ना, दिल्ली सल्तनत चल रहा था। दिल्ली सल्तनत के शासक का नाम आपको हम बता दिए थे। दिल्ली सल्तनत के शासक का नाम क्या था आपका? तो दिल्ली सल्तनत में देखिए जो शासक हुए वो क्या था आपका? तो आपको ट्रिक हम देखिए बताए थे, जीके तुम्हारा शायद लो है, ये बताए थे ना हम। जी से गुलाम वंश था, फिर के से खिलजी वंश था, फिर तू से तुगलक वंश था, फिर सा से सैयद वंश था, और फिर लो से लोदी वंश था। ठीक है, तो दिल्ली सल्तनत के शासक, दिल्ली सल्तनत के शासक चल रहे हैं। तो देखिए अंतिम शासक कौन हुआ? लोदी ना, लोदी वंश हो गया, अंतिम लोदी वंश था। तो दिल्ली सल्तनत में अंतिम लोदी वंश था। तो लोदी वंश का यहाँ पर जो सबसे अंतिम शासक था, ठीक है, वो इब्राहिम लोदी। कौन था? इब्राहिम लोदी। ये इब्राहिम लोदी का जो हुआ, इब्राहिम लोदी का जो हुआ यहाँ पर बाबर, ठीक है, किसके साथ? बाबर के साथ युद्ध हो गया था। बाबर के साथ युद्ध हुआ। बाबर के साथ जब युद्ध हुआ तो इब्राहिम लोदी की हार हुई। इब्राहिम लोदी का हार हुआ, और हार हुआ तो यहाँ पर जो दिल्ली सल्तनत था उसका समाप्ति कर दिया गया। दिल्ली सल्तनत का समाप्ति कर दिया गया। इब्राहिम लोदी वंश अंतिम वंश हुआ। दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश कौन हुआ? लोदी वंश। और लोदी वंश में अंतिम शासक कौन था? वो इब्राहिम लोदी था, जिसका बाबर के साथ मुकाबला हुआ। और बाबर के साथ इब्राहिम लोदी हार गया युद्ध में, जिसको हम लोग देखिए कहते हैं पानीपत का प्रथम युद्ध भी कहते हैं इसी को, पानीपत का प्रथम युद्ध। ठीक है, हारा। और जब बाबर के साथ हारा तो अब दिल्ली सल्तनत का नाम, दिल्ली सल्तनत की समाप्ति कर दी गई। दिल्ली सल्तनत की समाप्ति कर दी गई किसके द्वारा? बाबर के द्वारा किया गया। दिल्ली सल्तनत की समाप्ति बाबर के द्वारा किया गया। ठीक है, बाबर के द्वारा किया गया। अब बाबर के द्वारा जब दिल्ली सल्तनत की समाप्ति किया गया तो किस वंश का उदय हुआ? तो बाबर जो है यहाँ पर मुगल वंश का नींव डाला। बाबर जो है यहाँ पर मुगल वंश का नया नींव डाल दिया। ठीक है, तो दिल्ली सल्तनत की समाप्ति के बाद यहाँ पर मुगल वंश का प्रारंभ हुआ। तो यही आपसे प्रश्न
पूछा है कि दिल्ली सल्तनत की समाप्ति के बाद किस नए राजवंश का उदय हुआ, तो गुलाम वंश, तो ये तो दिल्ली सल्तनत का था। खिलजी वंश, ये भी दिल्ली सल्तनत का था। तुगलक वंश, ये भी दिल्ली सल्तनत था। लेकिन मुगल वंश जो है ये नया हो गया, और ये लोदी, इब्राहिम लोदी के हार के बाद बाबर ने इसका नींव डाला था। ठीक है, तो मुगल वंश का यहाँ पर राजवंश का उदय हुआ। किस युद्ध के बाद दिल्ली सल्तनत समाप्त हो गया, देखिए अभी यही बात आया था, किस युद्ध के बाद दिल्ली सल्तनत की समाप्ति हुई। ठीक है, तो कौन सा युद्ध हुआ था, बाबर और दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी, यही था इब्राहिम लोदी। अभी तक इब्राहिम लोदी जब तक था, अभी क्या था, तो यहाँ पर जो था दिल्ली सल्तनत था, दिल्ली सल्तनत। ठीक है, लेकिन बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच युद्ध हुआ। इस युद्ध का नाम था पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध। ठीक है, कब हुआ, तो 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को हुआ। ठीक है, 21 अप्रैल 1526 ईस्वी का, 1526 डेट याद रखिएगा। तो उस समय क्या हुआ, इब्राहिम लोदी की हार हुई या बाबर का जीत हुआ। बाबर का जब जीत हुआ तो यहाँ पर मुगल साम्राज्य का नींव डाला गया। तो इसलिए किस युद्ध के बाद दिल्ली सल्तनत की समाप्ति हुई, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध के बाद समाप्ति हो गया था। ठीक है, पानीपत का प्रथम युद्ध किसके किसके बीच हुआ, देखिए यहाँ पर आ गया, पानीपत का प्रथम युद्ध किसके किसके बीच हुआ। तभी आपको हम बताया था कि ये इधर से बाबर था और उधर से इब्राहिम लोदी था, दोनों के बीच पानीपत का युद्ध हुआ। प्रथम युद्ध को पानीपत का प्रथम युद्ध कहते हैं और 1526 ईस्वी में हुआ। ठीक है, इसमें बाबर का जीत हुआ और इब्राहिम लोदी की हार हुई। इब्राहिम लोदी की हार करने के बाद दिल्ली सल्तनत की यहाँ पर समाप्ति हो गई और मुगल वंश का यहाँ पर नींव डाला गया, मुगल वंश का यहाँ पर नया नींव डाला गया। ठीक है, चलिए अब देखिएगा, मुगल साम्राज्य का संस्थापक किसको माना जाता है, मुगल साम्राज्य का संस्थापक किसको माना जाता है, बाबर, हुमायूं, अकबर या जहांगीर। देखिए अभी यही बात हुआ कि बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच युद्ध हुआ था, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच युद्ध हुआ था। तो बाबर क्या हुआ, इब्राहिम लोदी को हरा दिया और यहाँ पर मुगल वंश का नींव डाल दिया, नया नाम मुगल वंश दे दिया। ठीक है, मुगल वंश का नींव डाला, तो मुगल वंश का नींव डालने वाला कौन हुआ, बाबर। मुगल वंश का संस्थापक कौन हुआ, बाबर। मुगल वंश का नेतृत्वकर्ता कौन हुआ, बाबर। तो इस सब में बाबर का नाम आएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर बाबर यानी ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। बाबर का मूल नाम क्या था, बाबर का मूल नाम क्या था, मुगल बाबर, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, नसरुद्दीन बाबर या सभी। ठीक है, बाबर का मूल नाम क्या था, तो बाबर का मूल नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। बाबर ने कौन कौन युद्ध किए, बाबर ने कौन कौन युद्ध किए, पानीपत का प्रथम युद्ध, खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध, घाघरा का युद्ध या लास्ट ऑप्शन है सभी। ठीक है, देखिए बाबर द्वारा किए गए युद्ध के लिए आपको एक ट्रिक हम बताए थे। ठीक है, शायद आपको याद है, नहीं है, नीचे लिखा हुआ भी होगा। क्या बताया था हमने, बाबर पान ऐसे बताया था, लिखे थे आपको, पान खा चल घर बाबर, पान खा चल घर बाबर। तो ये मैंने बाबर मतलब बाबर के द्वारा किया गया युद्ध है। पान का मतलब पानीपत का प्रथम युद्ध। ठीक है, खा का मतलब है खानवा का युद्ध, चल में च से है देखिए चंदेरी का युद्ध, और घर से देखिए घाघरा का युद्ध। यही 4 युद्ध बाबर किया था और चारों युद्ध में बाबर विजयी रहा था। इसका क्वालिटी था भाई, क्वालिटी था, और चारों युद्ध में बाबर ही विजयी रहा था। तो चारों युद्ध का हो गया। अब देखिए ये भी, इसका स्थापना भी, इस युद्ध का क्रम भी लगातार है। ये पानीपत का प्रथम युद्ध 1526, तो फिर खा है तो 1527, फिर चल है तो 1528, और फिर यहाँ पर घर है घाघरा 1529, मतलब 1526, 27, 28, 29 यही इसी में समाप्ति हो गया। इसके बाद बाबर की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा, लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष या 6 वर्ष। ठीक है, लोकसभा कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, तो लोकसभा कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, 5 वर्षों का होता है। ठीक है, देखिए अब लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी होती है, लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी होती है, 552, 550, 545 या कोई नहीं। ठीक है, तो लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या 552 होती है। बहुत ही MBBI प्रश्न है ये, आपका बिहार टेट और यूपी टेट दोनों में पूछा गया प्रश्न आपका है, जो कि निकल के आया हुआ है। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा, लोकसभा में निर्वाचित सदस्य कितने होते हैं, लोकसभा में निर्वाचित सदस्य कितने होते हैं। ठीक है, देखिए लोकसभा में अधिकतम संख्या कितनी होगी, तो आपको भी बताएं 552। ठीक है, और लोकसभा में निर्वाचित सदस्य कितने होंगे, तो निर्वाचित सदस्य होंगे 543। ठीक है,
निर्वाचित सदस्य की संख्या कितनी होती है? 543 होती है। लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा निर्वाचित सदस्य होते हैं। लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा निर्वाचित सदस्य होते हैं 1, 2, 3 या 4। ठीक है, तो लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा निर्वाचित सदस्य जो होते हैं वो आपके 2 होते हैं। ठीक है, राज्यसभा को कहा जाता है द्वितीयक सदन, उच्च सदन, अस्थायी सदन या सभी। ठीक है, देखिए राज्यसभा को द्वितीयक सदन भी कहा जाता है, उच्च सदन भी कहा जाता है, अस्थायी सदन है, राइट, इसका सभी होगा। देखिए एक ट्रिक आपको बताए थे लोकसभा और राज्यसभा के लिए, क्या बताए थे? तो लोकसभा और राज्यसभा के लिए बताए थे कि आपको ट्रिक पान लो दूसरा, पान लो दूसरा। ठीक है, देखिए ये लो का मतलब जो है लोकसभा है, ये लो का मतलब क्या है? लोकसभा है। और लोकसभा वाला को इधर देखिएगा, इधर देखिएगा, तो लोकसभा को एन का मतलब देखिए निम्न सदन कहते हैं, ए का मतलब अस्थायी सदन कहते हैं, और पी का मतलब प्राथमिक सदन कहते हैं। ठीक है, यानी लोकसभा को निम्न सदन भी कहा जाता है, अस्थायी सदन भी कहा जाता है, प्राथमिक सदन भी कहा जाता है। अब बचा देखिए आपको दूसरा। दूसरा में देखिए यहाँ पर रा का मतलब आर ए का मतलब राज्यसभा है, आर ए का मतलब राज्यसभा है। तो राज्यसभा को क्या क्या कहा जाता है इसके इधर देखिएगा, तो डी का मतलब दूसरा सदन या द्वितीयक सदन कहा जाता है, यू का मतलब उच्च सदन कहा जाता है, और एस का मतलब अस्थायी सदन कहा जाता है, यानी द्वितीयक सदन, उच्च सदन, अस्थायी सदन, सब कुछ रखिएगा यार। ठीक है, तो यहाँ पर राज्यसभा के लिए याद रखिए दूसरा क्लास है, राज्यसभा दूसरा सदन है, तो दूसरा में ये उपाधि है, और ये आर ए का मतलब राज्यसभा है। तो द्वितीयक सदन, उच्च सदन और अस्थायी सदन कहा जाता है। इसका ट्रिक बनाया हुआ है, आपको दिया गया है, सब कुछ देख लीजिएगा। सभी कोई को हम बहुत अच्छी तरह से आपको जीके जीएस सब चीज़ ये क्लासेस करवा दे रहे हैं, चाहे मैथ की हो। तो आप सभी जो भी शिक्षक अभी तक नहीं जुड़े हैं आज ही ज्वाइनिंग लीजिए, जिससे कि आपका यहाँ पर जो है कि सारा क्लासेज कंप्लीट हो सके और आपका एग्ज़ाम अच्छा जा सके। ठीक है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? 1526 ईस्वी में। अभी आपको बताए थे पान खा चल घर, तो पानीपत का प्रथम युद्ध 1526, खा से खानवा का युद्ध 1527, चल में च से चंदेरी का युद्ध 1528, घर से घाघरा का युद्ध 1529, यही हो गया। ठीक है, चलिए, तो 1526 ईस्वी में हुआ। खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में हुआ, अभी तो बता ही दिए। चंदेरी का युद्ध 1528 ईस्वी में हुआ, और घाघरा का युद्ध 1529 ईस्वी में हुआ। चलिए ये याद हो गया ना कि नहीं याद हुआ? ठीक है, चलिए नीचे बना हुआ है बाबर द्वारा किया गया महत्वपूर्ण युद्ध और उसका ईस्वी सन याद रखने का ट्रिक देखिए। ठीक है, यही ट्रिक आपको हम बना के भी दे देते हैं, जिससे कि आपको अच्छा लगता है। पान खा चल घर। ठीक है, पान से पानीपत का प्रथम युद्ध, खा से खानवा का युद्ध, चल से चंदेरी का युद्ध, और घ से घाघरा का युद्ध। नोट्स बना लीजिएगा। अब पानीपत का प्रथम युद्ध 1526, उसके बाद खानवा का युद्ध है 1527, फिर चंदेरी का युद्ध है 1528, फिर घाघरा का युद्ध है 1529। ठीक है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। और एक नोट है, याद रख लीजिएगा, बाबर सभी युद्ध में विजयी रहा है, बाबर सभी युद्ध में विजयी रहा है। ठीक है, विलय या राज्य हड़प की नीति का सिद्धांत किसने लागू किया? बहुत ही एमबीबीआई प्रश्न आपके अन्य राज्यों के शिक्षक पात्रता में पूछा गया है। लॉर्ड हर्जन, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कर्जन या किसने? ठीक है, तो विलय या राज्य हड़प की नीति किसके द्वारा? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा दिया गया है। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा राज्य या हड़प नीति या विलय नीति दिया गया था। विलय नीति के तहत प्रथम बार किस राज्य को मिलाया गया? सतारा, संबलपुर, उदयपुर या नागपुर? ठीक है, विलय नीति के तहत प्रथम बार किस राज्य को मिलाया गया? सतारा, संबलपुर, उदयपुर या नागपुर? ठीक है, तो विलय नीति के तहत यहाँ पर सबसे पहले सतारा को 1848 ईस्वी में मिलाया गया। ठीक है, सबसे पहले सतारा को मिलाया गया। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? आपको बताना है कि भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था। 101 बार प्रश्न पूछा गया है, 101 बार, एकदम एमबीबीआई प्रश्न है। ठीक है, एकदम याद कर लीजिए। ठीक है, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग्स, वारेन हर्जन कोई नहीं। ठीक है, तो भारत का पहला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स था। ठीक है, वारेन हेस्टिंग्स था। किस एक्ट के तहत कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई? 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट, 1772 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट, 1771 या कोई नहीं। ठीक है, तो 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो है आपको यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। ठीक है, झारखंड में अंग्रेजों का प्रवेश किस ओर से हुआ? झारखंड में भी अंग्रेज आए थे, उनका प्रवेश किस ओर से हुआ था? किस ओर से अंग्रेज जो है झारखंड में घुसे थे? जमशेदपुर से, पलामू से, पश्चिमी सिंहभूम से या कोई नहीं। ठीक है,
तो अंग्रेज का प्रवेश जो झारखंड में हुआ था वो आपको पश्चिमी सिंहभूम की तरफ से हुआ था। किधर से हुआ था? पश्चिमी सिंहभूम की तरफ से अंग्रेजों का प्रवेश द्वार हुआ था। लोकसभा में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? 12%, 14%, 16% या 18%। ठीक है, बहुत अच्छा, आप लोग का भी सही जवाब आ रहा है। आप सभी इसी तरह से डेली जुड़ करके तैयारी करते रहते हैं, बहुत ही अच्छा बात है। जो नहीं जुड़े हैं जुड़ जाइएगा, सिर्फ 500 रुपये में यहाँ पर क्लासेज हो रही है। और एक नोटिस और है कि जो शिक्षक अभी तक यहाँ पर देखिए वार्षिक प्रीमियम की राशि 100 रुपये नहीं जमा किए हैं, उनसे रिक्वेस्ट होगा कि वे सभी राशि अवश्य जल्द से जल्द जमा कर दे 100 रुपये की राशि, जिससे कि आपका क्लासेज 2025 में भी चलता रहे। ठीक है, तो जिनका नहीं हुआ है वो जल्द से जल्द कर देंगे। ठीक है, तो लोकसभा में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? तो आपका 14% है। कितना है? 14% है। संसद का सत्र सामान्यतः साल में कितनी बार चलता है? देखिए, संसद में भी सत्र चलता है और विधानसभा में सत्र चलता है ना, लोकसभा में। तो संसद का सत्र सामान्यतः साल में कितनी बार आयोजित होता है? 1 बार, 2 बार, 3 बार या 4 बार। ठीक है, तो संसद का सत्र सामान्यतः साल में से 3 बार आयोजित करने का प्रावधान है। ठीक है, संसद सत्र, बजट सत्र और मानसून सत्र, ये तीनों सत्र को चलाने का प्रावधान है। ठीक है, संसद के तीनों सत्र का नाम क्या है? संसद में जो तीनों सत्र चलता है उसका क्या नाम? बजट सत्र, मानसून सत्र, शीतकालीन सत्र या सभी? तो राइट आंसर इसका सभी होगा कि बजट सत्र भी होता है, मानसून सत्र भी होता है, शीतकालीन सत्र भी होता है। क्लियर? तो इस तरह से देखिए, यहाँ पर आप जुड़ करके यहाँ पर हिंदी का प्रैक्टिस कर सकते हैं, SST या GS की आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, गणित का प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो सभी सब्जेक्ट का क्षेत्रीय भाषा छोड़ के आप कर सकते हैं। इसलिए आप अभी कभी अवश्य जुड़िएगा, जिससे कि आपकी सारी तैयारी पूरी हो सके और आप घर बैठे ही 500 रुपये में आकलन परीक्षा पास कर सकें। ठीक है, वीडियो को अंत तक जुड़े रहें। इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।